गुड मॉर्निंग बच्चों, फर्स्ट ईयर। अब तक आप लोगों को जितने भी सारे नोट्स मिले आप लोग उसे फेयर पे नोट कर लिए होंगे। उस नोट्स को बराबर स्टडी करते रहो, वीडियो देखते रहो और जो आपके पास बुक्स अवेलेबल है उसकी भी थ्योरी रीड करते रहो। हम लोग अब न्यूमेरिकल्स का पहला स्टेप पहुंच गए हैं, जहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और जो सबसे पहली बुक होती है अकाउंटिंग की, बुक का मतलब रजिस्टर समझा करो, जिस पे अपने तुम रिकॉर्ड लिखते हो, जिस कॉपी पे, जिस डायरी पे, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बुक कहते हैं। तो पहले रिकॉर्डिंग करने वाले बुक का नाम है जर्नल। जितने भी सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होते होंगे, और आप ट्रांजैक्शंस का मतलब समझते भी हैं और उसमें मनी इन्वॉल्व होता है, जैसे गुड्स परचेज बाय कैश 1000, सैलरी पेड 2000, गुड्स सोल्ड to Ram 3000, cash paid to सुरेश 4000। ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं। गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया, राम को पैसा दिया, सुरेश से पैसा मिला, सैलरी दिया, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पैसा विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस। ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। सबसे पहले कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है, हम उसमें बुक में लिखते हैं। जिसे कहते हैं मेमोरेंडम बुक, यानी इसे आप रफ बुक भी कह सकते हैं। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, हम उसको तो एक डायरी पे, रफ पे लिख लेते हैं, भूल ना जाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उसको रूल्स के हिसाब से जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहली बुक आती है मेमोरेंडम बुक, जिसे रफ बुक कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, आप उसको पहले रफ पे लिख लेते हो। जब रफ पे लिख लेते हो तो फिर फेयर कर लेते हो। ऐसे ही समझो ये रफ है, रफ पे लिख लिया गया। ये सब मेमोरेंडम बुक में नोट किया जाता है और अकॉर्डिंग रूल हम लोग उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारा जर्नल है उसका फॉर्मेट कैसा होता है देख लीजिए। आपको लास्ट पीडीएफ मिला होगा, उसमें जर्नल की डेफिनेशन भी है और आप उसको नोट भी कर चुके होंगे। तो जर्नल का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसे होता है। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। 5 कॉलम होते हैं। डेट वाइज जितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड होते हैं, वहां से देख करके हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। इसी को कहते हैं जर्नल एंट्री। जो भी आपकी एंट्री बनेगी अकाउंटिंग लैंग्वेज में यहाँ लिख दिया जाएगा। उसका जो अमाउंट होगा 5000, 1600, जो भी डेबिट और क्रेडिट, ये पेज नंबर लिखते हैं। इसका यूज हमें आपको नहीं करना है, नहीं फॉर्मेट है, सो बनाना जरूरी है। एक्चुअली जब जर्नल से लेजर बनाते हैं तो जर्नल को ही चीजों को ट्रांसफर करते हैं, तो पेज नंबर डाल देते हैं। तो बच्चों ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट।
तो हम लोग एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये तो हमें सीखना ही है। उससे पहले हम आपको कुछ अकाउंट्स के नाम बताते हैं। जैसे मान लो कि तुमने गुड्स परचेज किया तो उसे बोलेंगे परचेज अकाउंट। गुड्स सोल्ड किया सेल्स अकाउंट। सैलरी पेड किए सैलरी अकाउंट। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर लिया कैपिटल अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए ड्राइंग्स अकाउंट। कहीं से कैश मिला कहीं से कैश पेड किए तो कैश अकाउंट। बैंक में पैसे डिपॉजिट किए बैंक अकाउंट। सब अकाउंट है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा और मनी मेजरमेंट होगा हमको जनरल में रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग में उसको रखना है, तो सब अकाउंट है। एक बात और है, जब भी किसी का नेम होता है, जैसे राम को पैसे दिए तो राम का भी अकाउंट खुल जाएगा आपके वहां, तो उसको राम लिखेंगे। राम अकाउंट नहीं लिखते हैं। नाम के आगे पर्सनल अकाउंट राम श्याम हरि मोहन किसी का नाम होता है तो ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हो। तो या तो राम लिखोगे या राम से अकाउंट लिखोगे। बाकी जितने और सारे अकाउंट होते हैं, जो कि हम लोग 3 अकाउंट देखे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल छोड़ करके जो आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, और सारे रियल और नॉमिनल अकाउंट, सबके आगे अकाउंट लिखना जरूरी है। कुछ आपको हम नाम बताते हैं जिससे हमारे अकाउंटिंग की पहचान होती है। जैसे आपने अकाउंट रीड किया होगा पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट हमने देखा होगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हम अकाउंटिंग की पहचान कर लेते हैं। जैसे राम किसी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। आपने कैश रिसीव किया तो कैश रियल अकाउंट हो गया। आपने सैलरी पेड किया तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो जितने सारे नाम थे, कैश, परचेज, सेल्स, कैपिटल, ड्राइंग, सब कोई ना कोई अकाउंट है। शायद पर्सनल हो सकते हैं, नॉमिनल हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, जैसे गुड्स परचेज, तो गुड्स परचेज का मतलब होता है कि आपने कैश परचेज किया। यानी अगर कोई बोला जाए कि आपने गुड्स परचेज किया है, इट मीन्स आपने पैसा दिया है। या ऐसे भी लिख सकता है, गुड्स परचेज बाई कैश। गुड्स परचेज बाई कैश, यानी किसी भी ट्रांजैक्शंस में अगर कैश मेंशन है, इट मीन्स कि वो कैश ट्रांजैक्शंस है, परचेज और सेल्स के रेफरेंस में। यानी गुड्स परचेज मीन्स कैश परचेज, गुड्स सोल्ड मीन्स कैश सेल, पैसे लिए हो, सामान बेचे हो। और अगर नेम मेंशन है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो वो क्रेडिट परचेज होता है। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शंस में नेम मेंशन है, इट मीन्स कि वो आपके लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है। इसी तरीके से अगर कैश नहीं भी मेंशन है तो भी उसे कैश मान लेते हैं, और अगर कैश मेंशन है तब भी उसे मान लेते हैं। तो हम लोग को अब ये समझना है कि हमें अकाउंटिंग में पहले रिकॉर्डिंग बुक में कैसे लिखना है।
उससे पहले एक और बात आपको हम समझाते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है, और अगर अमेरिका में भी कोई इंग्लिश बोल रहा हो, आप इंडिया में बैठे हो तो आप समझ जाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। जापान में भी कोई अगर इंग्लिश बोल रहा हो तो आप समझ जाएंगे क्या बोल रहे हैं। आप अपनी मेल आईडी से मेल करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी करते होगे, जो भी अपनी बातें मेल करते होगे वो समझ जाते। बहुत सारी कंपनियां जो MNC कंपनियां हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आपका ऑफिस एक इंडिया में, एक न्यूयॉर्क में है, एक टोक्यो में है, तो सब मेल हो जाते हैं, इधर से उधर आते रहते हैं, सारी डिटेल सारी बातें होती रहती हैं, इस ऑफिस से उस ऑफिस में, उस ऑफिस से उस ऑफिस में, ईमेल के जरिए। तो जो स्टेटमेंट होता है, जो लैंग्वेज, जो कंटेंट होता है, वो तो एक ही जैसा होता है ना। ऐसे हमारी अकाउंटिंग भी है, उसके रूल्स वही होंगे। अगर मेरा इंटरनेशनल बिजनेस, अगर मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो हम जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, हम जो रिकॉर्ड करेंगे, मेरा न्यूयॉर्क ऑफिस वाला भी वही रिकॉर्ड करेगा। इस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एक रूल के हिसाब से, और जो हम रूल्स रिकॉर्ड करते हैं वो मेरा रूल्स यही है यहाँ पे। तो हमारे उस अदर कंट्रीज में जो भी मेरा ऑफिस है उसका भी वहाँ भी वही रूल्स फॉलो है। तभी तो बिजनेस वर्ल्ड वाइड होता, ट्रेड बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है, तो रूल्स अकाउंटिंग के एक ही होते हैं, और वो सारे रूल डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस करते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अर्लियर वीडियो में डिस्कस हो चुका है कि सारे सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम वाले ही होते हैं, वही फॉलो होते हैं। हम लोग को भी उसी सिस्टम को फॉलो करना है। ये तो 4 सिस्टम होते हैं, लेकिन हम लोग का मेन सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंटिंग में 2 चीजें आ गई। जैसे मान लो तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, लेकिन जब इंडिया में रहोगे तो हिंदी में भी बात कर लोगे, और अगर अमेरिका में जाओगे और जापान में जाओगे, फ्रांस में जाओगे और हिंदी में बोलोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। अगर वे लोग यहाँ पे आकर के इंग्लिश में बोलेंगे तो आप समझ जाओगे, अगर वो अपनी ओन लैंग्वेज में बोलते होंगे वहाँ के, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज हुआ जो इंटरनेशनल हो गया, और सबकी एक कॉमन कंट्री की लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज भी होती है। तो इस तरीके से हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो हमें डेबिट और क्रेडिट को सिंबल का यूज करके लिखना है, 2 सिस्टम बताए गए। हमें यूज करने की सिस्टम, लेकिन दोनों सिस्टम के जब रूल्स को फॉलो करेंगे तो आ जाएगा वहीं पे, और वही रिकॉर्ड हो जाएगा जो फाइनली हम रिकॉर्ड करते हैं। एक को बोला गया मॉडर्न अप्रोच, इसे कहा गया अमेरिकन सिस्टम। ये मॉडर्न अप्रोच है। आज के डेट में हमारी कंपनी एक्ट 2015, कंपनी एक्ट, जैसे बिजनेस के 5 फॉर्म होते हैं, और प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और हिंदू फैमिली बिजनेस। तो उसमें जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन से फॉलो होता है। तो हमारा जो रूल्स है कंपनी एक्ट, लेटेस्ट अपडेट है 2015। वैसे कंपनी एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, तो उसमें मॉडर्न अप्रोच ही यूज होता है, पहले नहीं होता था। तो अमेरिकन अप्रोच यानी कि मॉडर्न अमेरिकन सिस्टम यानी कि मॉडर्न अप्रोच में क्या बताया गया? 5 बातों को बताया गया। कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट। यानी अमेरिकन अप्रोच ने क्या किया, अमेरिकन सिस्टम ने क्या किया, पूरी होल अकाउंटेंसी के जितने सारे टर्म यूज होते हैं, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज्ड इन अकाउंटेंसी, तो जितने सारे अकाउंटिंग टर्म होते हैं, जितने सारे अकाउंटिंग वर्ड होते हैं, अमेरिका ने उसको 5 हेड में डिवाइड कर दिया।
और अपने डेबिट क्रेडिट के रूल्स को एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि डेबिट और क्रेडिट, ये जो यहाँ पे लिखने वाले हो, डेबिट और क्रेडिट जो यहाँ पे अमाउंट होता है उस डेबिट क्रेडिट को एक्सप्लेन करके एक रूल्स बना दिया उन्होंने भी। इस रूल्स को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग वो रूल्स डिस्कस करेंगे जो हमें रियल में करना है, जो हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ी से बड़ी क्लास में जाओगे, मीन्स की इंटरमीडिएट या अपने इस फर्स्ट ईयर के 3-4 महीने के बाद जब हम लोग आमने सामने क्लासरूम में होंगे तो हम आपको ये जरूर एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक्सप्लेन करना पॉसिबल मेरे लिए तो है, लेकिन आपके लिए समझना मुश्किल है, तो लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैंने ये बताया कि 2 अप्रोच हैं, 2 सिस्टम है। उसमें एक क्या है, मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिकन सिस्टम कहते हैं। इस अमेरिकन सिस्टम में यही बताया गया जितने सारी होल अकाउंटेंसी है आप इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो जितने सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी अगर कोई भी कंपनी 1 लाख ट्रांजैक्शंस कर लेती है पूरे 1 साल में, जैसे एक ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स परचेज, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स सोल्ड, तीसरा हुआ कैश पेड टू सुरेश, चौथा हुआ कैश रिसीव फ्रॉम राम, फिर अगला हो गया सैलरी पेड, फिर हो गया रेंट पेड, फिर हो गया इंटरेस्ट रिसीव, फिर हो गया डिस्काउंट रिसीव, फिर हो गया कमीशन पेड, फिर हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिर हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिर हो गया कैपिटल इन्वेस्टेड, फिर हो गया कैश विड्रॉ फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंस। ऐसे ऐसे अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन हो जाए तो वो सभी ट्रांजैक्शंस हमारे इस तीनों अकाउंट में ही आएंगे। या तो वो पर्सनल अकाउंट होंगे, या तो रियल अकाउंट होंगे, या तो फिर नॉमिनल होंगे। और यहाँ बात करोगे तो वो 5 अकाउंट 5 कैटेगरी में आ जाएंगे, किसी न किसी से बिलोंग करेंगे। जैसे तुमने सैलरी पेड किया तो सैलरी क्या हो गई, एक्सपेंस। और जब सैलरी पेड करोगे तो पैसा दोगे, तो कैश क्या है, एसेट्स। तुमने मशीन परचेज किया, बिजनेस के लिए जनरेटर खरीदा, तो जनरेटर क्या है, एसेट्स। और जनरेटर के लिए पैसे दिए तो कैश भी क्या है, एसेट्स। तुमने किसी से उधारी सामान खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो राम को पैसे तुम बाद में दोगे, तो राम तुम्हारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। तो राम अगर क्रेडिटर हो जाएगा तो राम लायबिलिटी हो गई। तुमने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कैपिटल लगाया, तो कैपिटल हो गया। तो जब कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो मतलब कैश लगाओगे, तो कैश क्या हो गया, एसेट्स। क्योंकि डुअल एस्पेक्ट तो होते ही हैं, एक ट्रांजैक्शंस में 2 बातें होती हैं, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बताया गया। तो मैंने पहले ही बताया, फिर मैं बता रहा हूँ, जितने सारे लेक्चर हो चुके हैं आप उसको बराबर सुनते रहा करिए। कॉपी पे नोट है, रीड करते होगे, लेकिन उसका वीडियो भी बीच में सुनते रहोगे तो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा, पूरे सिलेबस में होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें वो स्ट्रांग हो, यानी मैंने कोई वर्ड बोला डुअल एस्पेक्ट, तो आपको ये ना सोचना पड़े अरे यार डुअल एस्पेक्ट क्या होता है, कहीं नाम सुना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत आपका ध्यान हो जाए वहाँ पे, अच्छा हाँ डुअल एस्पेक्ट, एक ट्रांजैक्शन में 2 बातें होती हैं, ये डुअल एस्पेक्ट में बताया गया। जैसे मैंने कहा कि कोई भी ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब मनी मेजरमेंट होगा। तो आप सोचेंगे मनी मेजरमेंट कहाँ पे है, तो आपको याद आना चाहिए कि उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मनी मेजरमेंट हो गया। इस तरीके से अगर आप उस चीज़ को समझेंगे तब आपके लिए अपडेट रहेगा, और अगर अपडेट नहीं होगा तो फिर आप उलझ जाएंगे। बहुत ईजी सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, बिल्कुल ही टफ नहीं है, लेकिन अब इतना तो करना ही पड़ेगा ना कि पिछली बातों को दिमाग में रखना है। तो बार बार लेक्चर, कॉपी, बुक सब रीड करते रहोगे खाली टाइम में। डेली 1 घंटे का टाइम बना लोगे कि हमें पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहना अपडेट होने के लिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। तो डुअल एस्पेक्ट की बात मैंने किया, तो एक ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 बातें तो होती हैं। तो कैपिटल इन्वेस्ट किया, एक कैपिटल, और कैश तो एसेट्स हो गया। राम से गुड्स खरीद लिए, तो राम से गुड्स खरीद लिए तो परचेज नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो परचेज एक तरीके से तुम्हारे लिए एसेट्स हो गया। और पैसा नहीं दिए अभी बाद में दोगे, वो तुम्हारा क्रेडिटर है।
लायबिलिटी कैटेगरी में आ गया। तो जितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसमें दो बातों को खोज लेते हैं, और अगर अमेरिकन अप्रोच की बात करें तो हमें यही बताया गया है। लेकिन हम उस अप्रोच की बात करेंगे अब जिसको हमें यूज करना है, जिससे हम एंट्री कर सकें। लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बता दिया, इसका डिस्कशन हम लोग आगे जरूर करेंगे। इससे आपको दो फायदे हैं, आपका कोई न्यूमेरिकल कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता जब दोनों चीज़ें मेरे पास रहेंगी, यानी प्लान ए प्लान बी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। आपके पास दोनों चीज़ें, जो कहीं प्रॉब्लम फंस गए तो दूसरा तुम्हारे पास है, तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। समझो तुम्हारे पास दो फार्मूला है, तुम कुछ भी किसी भी वे में ले सकते हो, और अगर हम आपको इस पर डिस्कस नहीं भी करते आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो मेन अकाउंट तो हुआ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके रूल्स सुन चुके हो, पर्सनल या नॉन डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स। मैं इसके रूल्स अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक रूल्स है, आगे बताएंगे। अभी मैंने उसकी शुरुआत की इस तरीके से कि अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, जर्नल में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए दो सिस्टम बताए गए, एक अमेरिकन सिस्टम और दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ कौन सा सिस्टम है, और इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच का मतलब क्या होता है, जो इस समय चल रहा है, बिल्कुल अपडेट मॉडर्न फैशन का। तो मॉडर्न फैशन का अप्रोच क्या होगा, जो अमेरिका ने अपना सिस्टम बनाया है, कंपनी एक्ट में 2015 में फॉलो हो चुका है, इनफैक्ट 2013 से ही आ चुका है। 15 में थोड़ा सा अपडेट हुआ था कुछ रूल्स रेगुलेशन, तो कंपनी एक्ट 2015 बोला जाता है, लेकिन 2013 है। तो कंपनी एक्ट में फॉलो हो चुका है, तो हमें थोड़ी सी इसकी नॉलेज रहेगी। तो जब हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो सेकेंड ईयर में थोड़ा सा नो हाउ पता रहेगा। और यहाँ पे हम आपको जब भी क्लासरूम में आमने सामने होंगे हम आपको जरूर इसको डिटेल करके बताएंगे इसके रूल्स क्या है, दूसरा सिस्टम क्या है, या दूसरा अप्रोच क्या है, वो भी देख लीजिए। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम, इसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम, यानी ब्रिटिश सिस्टम। जो तुम इंग्लिश पढ़ते हो उसमें जो ग्रामर होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, और जो तुम मेल आईडी पे लिखते हो उसमें ग्रामर का ध्यान नहीं देते हो, वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। आपको पता होगा कि लेटर राइटिंग, उसके दो फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट होता है योर फेथफुली राइट साइड में लिखते हो, ब्रिटिश सिस्टम है। एक होता है योर फेथफुली लेफ्ट साइड में सामने लिख देते हो, ये अमेरिकन सिस्टम है। जैसे आपने अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखा, टू द प्रिंसिपल respectfully I beg to say that I am suffering from fever, so I am unable to attend the class, kindly grant me leave for 3 days। तो नीचे लिख दिया yours faithfully, तो ये अमेरिकन सिस्टम हो गया। तो इंग्लिश में दो सिस्टम हुए, एक ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं हम लोग उसको, यानी ग्रामर वाली इंग्लिश जहाँ पे ग्रामर यूज होता है, और एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, इसमें ग्रामर को ध्यान नहीं रखते। ऐसे अकाउंटिंग में भी दो सिस्टम हो गया, एक अमेरिकन सिस्टम और दूसरा ब्रिटिश सिस्टम। उसी ब्रिटिश को इंग्लिश लिखा है, ब्रिटिश भी कह सकते हो। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी कि धोती कुर्ता पहनना, कुर्ता पाजामा पहनना, साड़ी पहनना, सूट पहनना, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। लेकिन जब हम मॉडर्न ड्रेस की तरफ आते हैं तो हमारे ड्रेस कुछ भी हो जाते हैं, जो भी हम लोग ड्रेस यूज कर लेते हैं वो सब मॉडर्न है, नए फैशन के हिसाब से ड्रेस आ रहा है, हमने यूज कर लिया। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो आप समझते होंगे कि हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस ही यूज करते हैं जब कोई ट्रेडिशनल फंक्शन होता है, जैसे कोई धार्मिक ओकेजन आते हैं, कोई पूजा पाठ होता है, तो हम लोग अपने ऐसे धर्म के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस ही यूज करते हैं, मॉडर्न नहीं यूज करते हैं। लेकिन जब कोई मॉडर्न जैसी पार्टी होती है कहीं पे कुछ, तो हम लोग मॉडर्न भी आ जाते हैं। तो आपके पास दोनों पार्टियां हैं, आप जो जिसकी जो मान्यता है आप उसको यूज करते हैं। तो मैंने आपको एक दिन बताया था, कन्वेंशन भी अकाउंटिंग में होता है, अंधविश्वास रूढ़वादिता भी होती है, वो यही है। आपको इसी सिस्टम को यूज करना है। लेकिन फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, यूज करना है इसी सिस्टम को, जो मैं और बता रहा हूँ, इसको लिख भी चुके हो कॉपी पे,
लेकिन एक अमेरिकन सिस्टम भी होता है। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो मेरे पास दोनों रूल्स पता होंगे, कंक्लूजन एक ही आएगा। तो किसी भी रूल्स को फॉलो करोगे। अरे अगर आप अमेरिकन सिस्टम से किसी को लेटर लिख के देंगे, एप्लीकेशन लिख के देंगे, मेल आईडी करेंगे, और अगर आप ब्रिटिश सिस्टम से इंग्लिश लिखेंगे तो दोनों का मतलब तो पढ़ने वाला समझ ही जाएगा तुम क्या बोल रहे हो, वो समझ जाएगा। आप कोई ऐसे ही लिख देंगे तो आप उस ऐसे में क्या बता रहे हो, किसी भी अमेरिकन सिस्टम को अप्रोच करोगे, ब्रिटिश सिस्टम को अप्रोच करोगे तो समझ में तो आएगा ही हमें कि आपने कौन कौन सी बातें हमें बताई, इसमें क्या क्या होता है। बस लैंग्वेज का अंतर हुआ ना, आपके वर्ड का, ग्रामर का यूज किया नहीं किया, इसका अंतर हुआ ना। तो फाइनली हम जब जनरल में रिकॉर्ड करेंगे तो एक ही इंटरवल करके आएगी, वही चीज आएगी, लेकिन बताने का, समझाने का तरीका दो हो गया पूरे होल वर्ल्ड में। एक का नाम दिया गया मॉडर्न अप्रोच, दूसरे का नाम दिया गया ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का मतलब होता है अमेरिकन सिस्टम, और ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब होता है ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। इसे गोल्डन रूल भी कहते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे इसको समझने के लिए, और हम लोग उसके बाद जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा साफ करें, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा लिखना है आपको समझाने के लिए। आपको हम एडवाइस करते हैं इस वीडियो को बार बार सुनते रहिएगा, क्योंकि आपका अकाउंटिंग का ये बेस बनाएगा न्यूमेरिकल के लिए। डेबिट क्रेडिट का यूज कैसे करना है आप यहीं से समझेंगे। तो जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, यहाँ पे बात होती है टाइप्स ऑफ अकाउंट की, और मैंने 3 बताया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये आपकी कॉपी के फेयर में आ चुका है, आपको वीडियो इसका मिल चुका है, और मैंने बोर्ड पे डिटेल लिखा भी था उस दिन। ये 3 अकाउंट होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया, फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जितने सारे अकाउंट होते हैं, जितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी जितने सारे ट्रांजैक्शन अकाउंट यूज हुए, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, स्टेशनरी, परचेज, सेल्स, कैपिटल ड्राइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सब कुछ इसी 3 अकाउंट में कहीं ना कहीं पहचान में आएंगे। कैटेगरी 3 ही बनेगी। 1 लाख ट्रांजैक्शन हो जाए, 10 लाख ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अगर बहुत बड़ी कंपनी है, तो वर्ल्ड की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, एक साल में 10 लाख ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। एक दिन में अगर 10,000 ट्रांजैक्शन हो गए तो एक महीने में 3 लाख हो गए, तो समझ लो कि 36 लाख हो गए। तो कितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जब हम उसकी पहचान करेंगे, पहले पहचान की जाती है ये कौन सा अकाउंट है। जैसे मान लो कैश तो रियल अकाउंट है, राम पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि हम लोग बात किसी कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, इंग्लिश सिस्टम की। अभी अमेरिकन वाली बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मैंने 5 हेड बनाया था। ट्रेडिशनल की बात करोगे तो ये बनाया था, तो आपको ध्यान तो इसी पे देना है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि हम लोग जब क्लासरूम में होंगे तो हम लोग अमेरिकन सिस्टम की भी बातें कर लेंगे। उससे फायदा क्या होगा, हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जब मेरे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे तो मेरा अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और आपकी बुक में अमेरिकन अप्रोच के बारे में शायद लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। हाँ, सीबीएसई की बुक में या आईसी में थोड़ा सा कहीं मेंशन है, लेकिन फिर भी मैं उसको डिटेल बताऊंगा आपको, तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। दोनों चीज़ों की नॉलेज रहेगी। तो तुम कोई एप्लीकेशन लिखते हो, थोड़ा सा गलत होता है ग्रामर में, तो क्या हो गया, अपने तरफ से लिख लेते हो तो अमेरिकन में बना लेते हो, चलता रहता, दोनों मिक्स हो गया। आपको जो कहना हो तो आपने अगले को एप्लीकेशन से बता ही दिया, मेल आईडी से तो बता ही दिया। तो इस तरीके से
तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो अगर अकाउंट की पहचान करोगे तो तीनों में से ही टैली करेगा। और मैंने आपको रूल्स ही बताया इसका, इसको बताया था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि मेरे पास दो ही सिंबल है, डेबिट और क्रेडिट, जो लूकस पैसियोली ने 1494 में मुझे बताया। अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के लिए दो वर्ड यूज करोगे, एक का नाम होगा डेबिट और दूसरे का नाम होगा क्रेडिट। इसका शॉर्ट फॉर्म और इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। तो डेबिट और क्रेडिट सिंबल ही हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वो इस तरीके से। तो जब वो पर्सनल अकाउंट में हो जाएगा तो एक बिजनेसमैन के तरीके से मैं सोचूंगा कि अगर वो रिसीवर है, राम है, तो डेबिट कर लेंगे, अगर वो गिवर है, राम मान लो गिवर हो तो क्रेडिट कर लेंगे। ऐसे रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपकी कॉपी में दोनों रूल मेंशन है। ये इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल हो गया, ये इसका रूल हो गया, ये इसका रूल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग की कॉपी में ये मेंशन है और हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। एक बात हम आपको और समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनरल में क्वेश्चन न्यूमेरिकल से लेते हुए एंट्री करना शुरू कर लेंगे। और हम लोग याद कर लो, हम लोग जो अप्रोच लगाएंगे, जो सिस्टम फॉलो करेंगे, वो यही करेंगे, अमेरिकन सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। जब हम लोग क्लासरूम में समझ लेंगे तो उस समय तक तो तुम इस लायक हो जाओगे कि उसको हमारे समझाने के बाद ही बनाने लग जाओगे। तो एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ, उसके बाद हमारी अकाउंटिंग में गुड्स एक वर्ड होता है, और जो गुड्स वर्ड होता है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो गुड्स वर्ड होता है, गुड्स नहीं लिखते हैं। गुड्स मीन्स होता है जिस आइटम का तुम बिजनेस डील करते हो वो गुड्स हो गया। परचेज करते हो, सेल करते हो, सामान वापस आ जाता है, सामान वापस चला जाता है। अगर आप परचेज करोगे तो उस गुड्स को परचेज बोलोगे, अगर सेल करोगे तो उस गुड्स को सेल्स बोलोगे। अगर तुमने गुड्स परचेज किया और तुमको वापस करना हुआ तो उसी गुड्स को बोलेंगे परचेज रिटर्न। अगर आपने गुड्स सेल किया, अगर आपने गुड्स सोल्ड किया और किसी कस्टमर ने वापस कर लिया तो उसे सेल्स रिटर्न बोलेंगे। और जो गुड्स आपका अनसोल्ड होकर आपके गोडाउन में रखा होता है उसे स्टॉक कहते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, यानी ब्रिटिश इंग्लिश होती है स्टॉक, लेकिन जब अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिकन सिस्टम की बात करते हैं तो इसी को इन्वेंट्री करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के प्योर क्वेश्चन आ जाएंगे। हमने सारा डिस्कस कर लिया, फिर रिवाइज करेंगे। हम तो करते ही रहेंगे, लेकिन आप बार बार उसको स्टडी करते रहिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में